यानी जेलसी। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान राष्ट्रपति दूसरी महिला भी है, दूसरी महिला है, वर्तमान राष्ट्रपति है। दूसरी महिला प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। अब बोलिए मत, सगला साइलेंट हो जाओ चुपचाप। सुमित्रा महाजन। वर्तमान ओम बिरला। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। और 19 है दो केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 250, जिसमें 238 तो हैं निर्वाचित प्लस 12 हैं मनोनीत। जो राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा से कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, संगीत, खेल इनके क्षेत्र में मनोनीत करता है, वो 12 सदस्य हैं, वो मनोनीत हैं। 238 सदस्य निर्वाचित हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक यूपी 31, ये याद रखना। यूपी 31 राज्यसभा की 40 थी, हो सकता है क्या?
सबसे कम तो एक है, खूब है, मणिपुर मिजोरम इधर एक राजस्थान की 10 है। इसलिए लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की बता रहा हूं। राजस्थान से वर्तमान में राजस्थान में कितनी सीटें? राज्यसभा में 238 प्लस 12। ये देखो आंकड़ा फिक्स नहीं होता है इनका। आंकड़ा इसलिए नहीं होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का सदस्य है, अभिनेत्री अनु वाका राज्यसभा की सदस्य है, अभिनेत्री रेखा राज्यसभा की सदस्य है, हेमा मालिनी पहले रखी गई है। तो वो क्या है, वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, तब संख्या बढ़ जाती है इधर से। बाकी ये निर्वाचन तो 238 पे होता है भाई, इस पे चुनाव होने हैं, वो तो 238 पे होने हैं। बाकी 12 में से तो वो तो राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड है, अपने को कितने सदस्य चुनने। एक भी नहीं चुने, 12 के 12 चुन ले, वो तो उस पर डिपेंड है। ये है, ठीक है ना। सिंध प्रांत का शासक था पोरस। पोरस के साथ 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा गया। कौन सा? वितस्ता, झेलम या हाइडेस्पिच। एक ही चीज है, ऋग्वेद में झेलम नदी को वितस्ता कहा गया है। ऋग्वेद में झेलम को वितस्ता कहा गया है। और जो सिकंदर आया था उसने इस नदी के तट पर लड़ा गया, इसलिए इस युद्ध को हाइडेस्पिच का युद्ध कहा है। ठीक है। सिकंदर के 2 सेनापति पढ़ने। सिकंदर का जो वैसे सेनापति आए, ये सीधा पूछ ले सिकंदर का सेनापति कौन है, तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। और सिकंदर का जलीय सेनापति कौन है, तो निर्याकस। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस, ये जलीय सेनापति है नौसेना का। आ जाएगा समझ में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहां? बेबीलोन। बेबीलोन, बगदाद, इराक। ठीक है। इराक की राजधानी है बगदाद। बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। कोई समस्या नहीं है ना। फिर सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो सीरिया का शासक बन जाता है। उसके बाद में भारत में सिकंदर के समय शासक कौन है? घनानंद। नंद वंश का शासक है घनानंद। नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। सिकंदर आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद। ठीक है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से घनानंद को हरा देता है और हराकर मगध पर अधिकार कर लेता है और एक नया राजवंश आ जाता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से बना? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कहां के गुरुजी थे? तक्षशिला के। प्राचीन भारत का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है तक्षशिला। ठीक है। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र आ जाएगा समझ में। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम है। चाणक्य प्रधानमंत्री बन गया किसका? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का एक सेनापति था जिसका नाम है पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त सौराष्ट्र का गवर्नर था। सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। पुराना नाम गुजरात को सौराष्ट्र कहा जाता था। वहां का गवर्नर था। उसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्यगुप्त ने करवाया था। अब ध्यान के रखना है, एक नाम और भैया, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक है। ठीक है। ये पुष्यगुप्त है। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति है और पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना।
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत आया है। भारत आने वाला पहला विदेशी आदमी मेगस्थनीज है। आ जाएगा समझ में? भारत आने वाला पहला विदेशी आदमी मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने के बाद में उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिका की रचना मेगस्थनीज द्वारा की गई। ठीक है, आ जाएगा समझ में? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और उसकी मृत्यु हुई थी स्वरणबेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, सलेखना या संथाना पद्धति से उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद में उसका एक बेटा था, वो उत्तराधिकारी बना था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और दुर्धरा उसकी मां है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी है दुर्धरा, उसका बेटा है बिंदुसार। शुरुआत में अगर बात करें, शुरू में चाणक्य प्रधानमंत्री था बिंदुसार का। दो प्रधानमंत्री बनाए थे उसने, राधागुप्त को और चाणक्य को। जब उसको पता चला कि मेरी मां की मौत का जिम्मेदार कौन है, चाणक्य, तो उसने उसको हटा दिया और एक नया प्रधानमंत्री बनाया जिसको पढ़ते हैं अपन खलाटक या विक्रम भट्ट, एक ही नाम है। खलाटक ज्यादा याद रखना है। खलाटक प्रधानमंत्री बना। बिंदुसार के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के स्थान पे सीरिया का शासक चेंज हो गया, एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत भेजा था टाइमेकस को, जो बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार के दरबार में भारत आने वाला राजदूत टाइमेकस। ठीक है, उसके बाद में बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था, आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। उसके बाद में जो शासक बना है वो बना है अशोक। अशोक का नाम, अशोक जिन शिलालेखों में मिलता है गुर्जरा, मास्की, नेतूर, उड़ेगेलन, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। वायु पुराण में उसको अशोकवर्धन, अशोक का नाम पियदसी, देवानाम पिय भी मिलता है। और बिंदुसार को अमित्रघात, अमित्रोचेट्स, भद्रसार, बारीसार उसको कहते हैं। ठीक है, आना ना समझ में? उसके बाद में अशोक का जो राज्यारोहण है वो 273 ईसा पूर्व में हुआ है और अशोक का जो राज तिलक है वो हुआ है 269 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ है। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है और कलिंग उस टाइम हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। युद्ध हुआ, युद्ध में नंदराज हार गया और अशोक ने उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने भेरी घोष के स्थान पे धर्म घोष अपना लिया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, बौद्ध धर्म को मानने लगा। भारत में शिलालेखों का जन्मदाता अशोक है। किससे शिक्षा मिली उसको? ईरानी शासक था एक डेरियस या दारा प्रथम, उससे प्रभावित हुआ वो। उसके बाद में उसने शिलालेख लिखवाने शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद में आता है गुप्त वंश से संबंधित जो चीजें हैं वो देखो। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त संस्थापक, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त और उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर बात करें तो विक्रमादित्य की उपाधि है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का पहला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न उसके दरबार में रह रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो अमर सिंह है, बेताल भट्ट है, कालिदास है, वारामीर है, वरुचि है, घटकरपर है, शंकु है, सपड़क है। ये जो नवरत्न है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रह रहे हैं। ठीक है,
कोई समस्या को ना फास्ट रिवीजन चाहिए। अभी 1-2 दिन में पूरी हिस्ट्री करवा दूंगा रिवीजन। वास्तविक है, ये अंतर है। हाँ, उल्टा है। भारत में राष्ट्रपति के पास शक्तियां नाम मात्र की हैं, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो वास्तविक हैं। ठीक है ना? कोई द्रौपदी मुर्मू बनी है। हाँ, द्रौपदी मुर्मू। जो 5 साल कार्यकाल हमारा बीजेपी के अलावा दूसरी सरकार आई, कांग्रेस आई। हाँ, ये टाइम पे राष्ट्रपति बनी। हाँ, वही रहेगी भाई। निर्वाचन हुआ है उनका, कार्यकाल बाद में कार्यकाल तो उसका उतना ही रहना है। वो अपने फिक्स कार्यकाल तक रहेगी। फिक्स कार्यकाल के बाद में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। लोकसभा, राज्यसभा, समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेंगे। दिल्ली और पांडिचेरी, जिसको आप पुडुचेरी बोलते हो अभी वर्तमान में, दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों भाग लेते हैं। दोनों केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं। अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सीटें कितनी हैं लोकसभा की? देखो, चुनाव कितनी सीटों पे हो रहे हैं अभी? 543। 524 सीटें तो हैं राज्यों में। बच गई कितनी? 19 सीटें दिल्ली और पुडुचेरी। दोनों से उनके को विधान परिषद ही विधानसभा किसमें? केंद्र शासित। हाँ, जनजातीय समुदाय से है। हाँ, हाँ, जनजातीय समुदाय से। हाँ, अब बोलो। विधान परिषद तो ही काम विधानसभा में। किसमें? केंद्र शासित प्रदेशों में। सब में विधानसभा नहीं हो सकती। यूटी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें 2 ही ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। दोनों में विधानसभा है, दोनों में मुख्यमंत्री हैं, तभी भाग लेते हैं। दोनों में लोकसभा की सीटें हैं, दोनों में राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है ना? तब ये भाग लेती हैं दोनों, क्योंकि विधानसभाओं के प्लस लोकसभा के प्लस राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 8वां कोई समस्या, कोई डाउट है? उसके बाद देखो, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति, मनोनीत व निर्वाचित। भारत का प्रथम मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों भाई? इसका मतलब भारत में प्रथम बार आम चुनाव, लिखो नीचे, भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब प्रारंभ हुए? 1952 में। 51-52 अगर ऑप्शन आए साथ में जोड़े बढ़ के, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, तो 1951-52 करना है। ठीक है ना? कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में भारत के किसी राज्य में बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश। लिखो, भारत के किसी राज्य में
बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अब ध्यान रखना है, क्या रखना है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। दो तीन चीजें देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू है, भारत कोकिला। नंबर 2 बात, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। कब? 1925। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला एनी बेसेंट। कब? 1917। रह जाएगा याद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 1925। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न आता है आपके, पूछते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। फिक्स बताओ, फिक्स। 1885 को बता। 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? मुंबई। मुंबई में। 28 दिसंबर 1885 मुंबई। ठीक है। प्रथम सलाहकार सलाहकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सलाहकार VN राव। 2-3 नाम आते हैं। प्रथम भारतीय अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। पढ़ते हो ना, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं है। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। जॉर्ज यूल 1888 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष नाना जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है ना, पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। लिखना है, लिखो। प्रथम महिला लिखा होगा कि पुरुष अब सरकार जोड़ेगी 368 के तहत, उसमें जोड़ेगी। अब जुड़ने वाली चीज किसने है? जैसे मान लो 9वीं में जोड़ना है तो 9वीं अनुसूची में जोड़ेगी। मान लो आज जोड़ा है तो वो आज की तो डेट लगाएगी, फलानी चीज इस अनुसूची में इस टाइम जुड़ी है। तब क्या आप उस अनुसूची को ये कह दोगे कल की तारीख में बढ़ी है? दल बदल कानून है उसमें, मूल में, बाकी उसमें अंदर चीजें जुड़ती जाती है। जैसे संविधान की 11वीं अनुसूची है, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, ये जोड़ा है 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज जोड़ दिया। अब पंचायती राज में चेंजमेंट होता रहता है। भाई राजस्थान सरकार है, अपन राजस्थान की बात करें, ज्यादा तो अदर स्टेट तो समझ में नहीं है कि राजस्थान मान लो। राजस्थान में अभी जैसे बीजेपी सरकार बनी है, ये सरकार अब ये कहते हैं कि सरपंच का चुनाव 8वीं पास होना चाहिए। और इसके पीछे की सरकार थी वो ये कह रही थी कि अनपढ़ व्यक्ति है वो सरपंच बन सकता है। 2
297 में तो वो नियम चलेगा, बन सकता है। अब बताओ आप इसमें फेरबदल करोगे क्या? इसमें फेरबदल करोगे? नहीं करोगे ना भाई। इसमें पंचायती राज का सिस्टम जुड़ा है। अब प्रत्येक राज्यों को ये दर्जा दिया गया है कि आप उसमें राज्य व्यवस्था के तहत आप पंचायती राज में फेरबदल कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं होगा, है ना। ये स्थितियां हैं। मनोनीत वो होते हैं जो केवल ऐसे बना दिए जाते हैं कि आप प्रधानमंत्री हो। निर्वाचित वो होते हैं जो वोट डाल के बनाए जाते हैं।